वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है वैभव और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्या आप सभी बहुत बढ़िया है? बहुत अच्छे। तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। भैया, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज होती है समझना बहुत ही आसान है अगर एक बार आपने ध्यान दिया तो। सुनते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। भैया सुनो, पहला हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है। पहले तो ये एंगल किसके बीच का बताता हूं। ये है एंगल टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का। अब टेंजेंट किसकी? तो फ्री सरफेस की टेंजेंट। आपने फ्री सरफेस पढ़ रखा होगा। व्हाट इज फ्री सरफेस? जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं हम फ्री सरफेस। और एक चीज तो मान लेते हैं कि भैया हमारा जो ग्लास है ये है, समझो पानी का ग्लास। आप पानी पीते होंगे तो इसमें आपने यहां तक पानी भर के रखा, ठीक। अब पानी का शेप ऐसा ना आते हुए, हॉरिजॉन्टल ना आते हुए, मान लेते हैं कि पानी का शेप इस प्रकार से आया, ठीक, ऐसे आता है। और आपको बोला है कि टेंजेंट ड्रॉ करिए। किसको? फ्री सरफेस को। फ्री सरफेस कौन सा है? ये वाला, ये पूरा फ्री सरफेस है। सो आपने जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ सॉलिड के साथ में वहां का लेना है। सो ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सो ये जो है ये पॉइंट, ये जो है आपका ग्लास का इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना, डायमीटर। सो समझो यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया आपने। आप यहां पर भी ले सकते हो, कहीं पे भी। सो इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है टेंजेंट। तो आपने निकाला टेंजेंट, ये है टेंजेंट। और आपका सॉलिड का सरफेस कौन सा है? सो ये है आपका सॉलिड का सरफेस। अब एंगल कहां का लेना है? आप तो यहां से भी मेजर कर सकते हो या फिर यहां से भी, क्योंकि उसने बोला टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल। लेकिन उन्होंने एक ऐड किया कि सॉलिड सरफेस कौन से साइड का लोगे? तो जिस तरफ आपका लिक्विड होगा उस तरफ का। सो लिक्विड किस तरफ है भैया? इस तरफ। सो इस तरफ से लेना है एंगल ऑफ कांटेक्ट को मेजर करते वक्त। सो आप यहां से जाओगे, यहां से, फिर यहां से जाओगे टेंजेंट तक। सो ये सरफेस से ये सरफेस तक जाओगे आप, थीटा। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। सो बात समझ में आई? सो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां का लेना है? इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड। लेकिन वहां पे ऐड करना है विद इन द लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड के साइड वाला जो सॉलिड का पोर्शन होगा वहां से लेके इस टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। ओके, सो मुझे एक डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ में। सुनो, बहुत से जो स्टूडेंट है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स है ना, वो कह रहे हैं कि सर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां पे मेरा फेसबुक अकाउंट है। आप वहां मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए और आप चाहो तो वहां पे डाउट भी पूछ सकते हो, मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हो। और या तो मेरा नाम सर्च करिए, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको नाम सर्च करना है फेसबुक में जाके, ठीक है। या फिर मैं जो लिंक दूंगा वो सर्च करिए और मेरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। जो फोटो यहाँ पे है वही फोटो वहां पर भी है। सो सेम आपको वहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके मैं आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये था एंगल ऑफ कांटेक्ट। ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, मैं आपके हिसाब से ही वीडियो बना के डालूंगा। ओके, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, और ये रहेगा आपका डायग्राम इस प्रकार से। लेकिन ये वाटर के लिए था। अब सुनिए डायग्राम, ये जो डेफिनेशन है आपको नोट करना है। मैं इसका डेफिनेशन जो है शॉर्टकट में एक साइड में लिखा के रख देता हूं कि भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सॉलिड सरफेस। ओके, सो इसका बहुत काम पड़ने वाला है, ठीक है। अभी हमने कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स देखा था। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? और एक होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है ना, एडहेसिव फोर्स। तो भैया कोहेसिव फोर्स क्या होता है? ये होता है फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल।
फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे लेना है तो यहाँ पे आप ग्लास ले सकते हो, एंड यहाँ पे ले सकते हो आप वाटर, ठीक है, वाटर और ग्लास दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ले सकते हो वाटर वाटर, ठीक है ना, या फिर आप ले सकते हो मर्क्यूरी मर्क्यूरी। आपको दोनों एग्जांपल ज्यादा है, मर्क्यूरी और वाटर, ठीक है, मर्क्यूरी मर्क्यूरी। जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है उसका कोहेसिव फोर्स भी ज्यादा होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन ज्यादा का मतलब यह होता है कि उसके सरफेस में मॉलिक्यूल कम होना, और अंदर जो बल्क होता है, मटेरियल होता है, वहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा होना, और सरफेस पे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की आकर्षण शक्ति किसमें ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन में। क्लियर है? तो सरफेस टेंशन और कोहेसिव फोर्स ये क्या डिफाइन करता है कि भाई आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट किस प्रकार से रहेगा। देखो, इन दोनों फोर्सेस के कारण आपके एंगल ऑफ कांटेक्ट में असर पड़ सकता है, ठीक है ना, यही दो है, ठीक है। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट में दो फोर्सेस के कारण असर पड़ सकता है, पहला फोर्स जो है कोहेसिव और दूसरा है एडेसिव। इसके अलावा आपको कोई फोर्सेस पढ़ने नहीं है आगे। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सो एक और चीज ऐड करता हूं, अगर उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहा, अगर उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहा तो हमें जो शेप ऑफ मेनिस्कस पढ़ना है, चलो मेनिस्कस के शेप देखते हैं। तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहा तो यहां पे आएगा कॉनकेव, और एडेसिव फोर्स ज्यादा रहा तो ये रहेगा कॉनवेक्स। एडेसिव फोर्स ज्यादा मतलब डिफरेंट मटेरियल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा लिक्विड। सो एडेसिव फोर्स ज्यादा रहा, ठीक है ना, एडेसिव फोर्स ज्यादा रहा तो कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है, सॉरी कॉनकेव बनेगा, माफ करना, बताता हूं कैसे। यहां पे कॉन्वेक्स। चलो, सो एडेसिव फोर्स ज्यादा मतलब हमारा लिक्विड जो है इस तरफ खींचेगा, सॉलिड की तरफ, मतलब हमारा लिक्विड जो है सॉलिड की तरफ खींचेगा। तो देखो क्या बन गया, कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव। और वहीं अगर आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो खुद की तरफ खींचेगा एक दूसरे के मॉलिक्यूल। सो यहां पे बनेगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक। सो ये हो गया आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत काम की चीज है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट का एंगल ऑफ कांटेक्ट में हम पढ़ने वाले शेप ऑफ मेनिस्कस, और उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ मेनिस्कस, डिफरेंट शेप ऑफ मेनिस्कस। एकदम सिंपल सिंपल है, आप देखो। शेप ऑफ मेनिस्कस में हमें पढ़ना है पहला कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है ना, अभी हमने देखा कॉनकेव, वही करना है कॉनकेव मेनिस्कस। और यहां पे कौन सा एंगल होता है कॉनकेव में, यहां पे आता है कॉनकेव में एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसको समझ लिया तो, अंडरस्टैंड किया तो लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, यहां पे थोड़ा गर्मी ज्यादा है इसी के कारण, ठीक। सुनो अभी कॉनकेव, तो अभी हमें एक लिक्विड कंसीडर करना है। चलो करते हैं कंसीडर भाई लिक्विड। एक लिक्विड कंसीडर करिए एक कंटेनर के अंदर, यहां पे ये लिक्विड। सो मैं क्या करता हूं ना, इतना पोर्शन ले लेता हूं, ठीक है। सो मैंने ये जो कवर था, आउटर कवर, उसको लिया, थोड़ा बड़ा जूम करके निकाला यहाँ पे, इसको बोलूंगा मैं ग्लास। चलो हम ग्लास और वाटर का एग्जांपल लेते हैं। ग्लास और वाटर, ये कंडीशन कब बनती है बताता हूं सब, ठीक। ग्लास लिया मैंने और एक पानी लिया, ठीक है, ये है आपका पानी। सो ये है वाटर माने लिक्विड, और ये है आपका एयर, ठीक है, और ये है सॉलिड। अब मैंने बताया था जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहीं पे आपको स्टडी करनी है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे हो रहा है लिक्विड का, यहां पर। लिक्विड का इस ग्लास के साथ में, मतलब वाटर का इस ग्लास के साथ में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे हो रहा है, वाटर के यहां पे। अब इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर, चलो इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं ए। इस मॉलिक्यूल ए के ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे होंगे,
सो उसके लिए उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा होगा एक एडेसिव फोर्स, इसको नाम देता हूं P, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सॉलिड की तरफ एडेसिव फोर्स होगा ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो उसका फोर्स किस तरफ रहेगा? सॉलिड की तरफ। और एक फोर्स कहां पे होगा बताओ? और एक फोर्स कहां पे होगा? सो एक फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स लिक्विड की तरफ, मतलब लिक्विड का फोर्स लिक्विड की तरफ, कोहेसिव फोर्स। तो मैं इसको नाम दूंगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है, C। चलो आपको एक ग्लास समझ में आ रहा होगा अभी? ओके, अभी आपको यहां पे ड्रॉ करनी है टेंजेंट, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। एक और बात, यहां पर जब कॉन्केव मेनिस्कस बनता है, एक्यूट एंगल जब बनता है कॉन्केव में, जब हम वाटर को लेंगे यहां पे, तो कोहेसिव फोर्स जो है और जो एडेसिव फोर्स है, तो इसमें एडेसिव फोर्स जो है वो बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? एडेसिव फोर्स। ठीक है, एडेसिव फोर्स बड़ा होता है। सो भैया एडेसिव फोर्स कौन है? सो एडेसिव फोर्स है AP, ठीक है ना। AP वाला जो फोर्स है वो जो है बड़ा है किससे? AC से, ठीक है। आपको यहां पे ड्रॉ कर देना इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस A पॉइंट का। सो इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये हो जाएगा, ठीक। अभी इसका रिजल्टेंट किस तरह पाएगा? सुनो, कौन सा फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव या एडेसिव? तो एडेसिव। एडेसिव किसके किसके बीच में होता है एडेसिव फोर्स? तो ये होता है वाटर और ग्लास के बीच में। और कोहेसिव फोर्स किसके बीच में होता है? वाटर और वाटर के बीच में। तो किस तरफ ज्यादा अपना रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ, बराबर है ना। अरे भैया ये रस्सी खेल सुना है आपने, यहाँ पे 5 लोग बड़े हैं लगे हैं, यहाँ पे 3 लोग बड़े हैं लगे हैं, ठीक है ना, खेलने के लिए। सो किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ, बिल्कुल। तो सिमिलरली यहाँ पे किसका फोर्स ज्यादा है? एडेसिव फोर्स, वाटर और ग्लास की तरफ। तो हमारा रिजल्टेंट आएगा वाटर और ग्लास की तरफ, इस तरफ। सो यहाँ पे दूंगा मैं रिजल्टेंट AR। सो रिजल्टेंट विल लाई इनसाइड द सॉलिड, रिजल्टेंट विल लाई इनसाइड द सॉलिड। सो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपको यह लिखना है कि भैया हमने कंसिडर ए मॉलिक्यूल A at the point of contact with the solid. So molecule A, on molecule A there are 2 forces acting. So these 2 forces are one is cohesive force and other is adhesive force. Here adhesive force is more than the cohesive force. That's why the resultant will lie inside the solid, and that's why liquid will wet the solid. Liquid will wet the solid. Wet मतलब गीला करना, ठीक है ना, पता है कि नहीं पता है? ओके, गीला करना। शिकवा गिला हुआ, ओ शिकवा नहीं, ओ शिकवा गिला हुआ वाला गिला नहीं, गिला मतलब भिगोना। सो इसको भिगोएगा भाई, ठीक है। लेकिन सर आपने एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कही थी, कहां पे एक्यूट एंगल, वेयर? सो ये तो मैंने अपने एजम्पशन के हिसाब से कहा। अब एक्यूट एंगल की बात सुनिए क्या बोलता है। सो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या चाहता है? हाँ, यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्टेंट चाहता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज, रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज ट्राई टू परपेंडिकुलर और से नॉर्मल, ऑलवेज ट्राई टू परपेंडिकुलर और से नॉर्मल टू टेंजेंट, ऑलवेज। ये हर किसी लिक्विड के लिए होगा, ठीक है ना। यहां पर टेंजेंट को नॉर्मल होना चाहेगा। अब हमारा ये कहां पे, सुनो, ये कहां पे? यहां पर रिजल्टेंट, इसको टेंजेंट, इसको नॉर्मल मतलब क्या होगा? ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है ना, ये होगा 90 डिग्री। सो यहां से ये नॉर्मल, ये बराबर, रिजल्टेंट को नॉर्मल निकाल दिया, ठीक है ना, ये होगा आपका टेंजेंट। सो आपका लिक्विड तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन टेंजेंट किसको होती है? फ्री सरफेस को। सो आपका जो सरफेस है ना, जो सरफेस रहेगा लिक्विड का, यहां से ऐसे राइज होगा, ठीक है ना। पहले वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, पहले ऐसे, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है, ये सरफेस उसको नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा ऐसे चढ़ेगा ऊपर, ठीक है ना। सो यहां से ये राइज होगा इस तरफ, ठीक है। सो ये रहेगा आपका सरफेस,
आपको समझ में आया डायग्राम कैसे निकालो? क्या आपको क्लियर हो रही है बात? क्या आपको समझ रहा है? मैं जो समझा रहा हूं समझ रहा है ना? ओके। सो अगर ये समझ गया होगा तो अभी जो सेकंड टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए मैं डायग्राम निकालना चाहूंगा। देखो डायग्राम कैसा है। हमें अभी ऑब्ट्यूस एंगल के लिए पढ़ना है, इसी के जैसा सेम यहां पे निकालने वाला हूं, इसी के जैसा। सो सेकंड देखो, सेकंड जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। मेनिस्कस पता है क्या होता है? मेनिस्कस का मतलब होता है ऑब्ट्यूस एंगल। मेनिस्कस का मतलब होता है एक शेप, लिक्विड कैसा शेप लेता है जब वो उस किसी भी कंटेनर में डाला जाता है उसके बाद में। सो वहां पे इस तरीके का शेप लेगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव। सो यहां पे मैंने लिखा कॉन्वेक्स मेनिस्कस, यहां पे था कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब ये इस तरीके का शेप, कॉनकेव मतलब इस तरीके का शेप, ठीक है। और यहां पे है एक्यूट एंगल, ठीक है ना, और ये रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके चलो शुरू करते हैं। फिर से अगेन वही एक ग्लास का टुकड़ा ले लो, ठीक है ना, उसके बाजू में जो पानी होगा वो यहाँ पे मैंने ले लिया ग्लास भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेना है लिक्विड। अब इस बार हमें एग्जांपल यहाँ पे क्या देना था आपको? एग्जांपल पे, एग्जांपल में लिखना था आपको ग्लास एंड वाटर विल बी लाइक दिस कॉनकेव। और यहाँ पे क्या आएगा? ग्लास एंड मर्क्यूरी, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं यहाँ पे ग्लास मर्क्यूरी, ठीक है। एकदम बढ़िया है, क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। सुनो, मान लेते हैं यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ लिक्विड का, इसका नाम है मॉलिक्यूल का ए, इसका स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस होगा ये वाला, मैंने जो निकाला ड्रॉ किया, ओके। इक्वल रहेगा ऊपर और नीचे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अभी सुनो, यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा सॉलिड की तरफ से एपी, और एक फोर्स एक्ट होगा लिक्विड की तरफ से कोहेसिव फोर्स। नियरली 45 डिग्री पे होते हैं फोर्सेस, ठीक है, कोहेसिव वाला। और ये रहेगा पूरा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल मतलब परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस, और हमारा कोहेसिव लिक्विड की तरफ, और वो रहेगा सी एसी 45 डिग्री से, ठीक, नियरली अप्रोक्सीमेट। अभी इस कंडीशन में क्या होता है जब कॉन्वेक्स शेप लेता है, सो यहां पे कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स के बीच में कौन ज्यादा बड़ा होता है? कोहेसिव फोर्स, और एक होता है एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। सो इसमें से बड़ा होता है भैया हमारा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव फोर्स बड़ा रहा तो हमारा रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? कोहेसिव फोर्स की तरफ, बराबर है। सो हमारा रिजल्ट रहेगा कोहेसिव फोर्स की तरफ, ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो रिजल्टेंट विल लाई इनसाइड द लिक्विड, एकदम क्लियर है, ठीक है। रिजल्टेंट विल लाई इनसाइड द लिक्विड। एक और बात मैं कह रहा हूं यहां पे कि भैया कोहेसिव फोर्स कौन सा है? सो एसी और एपी। सो एसी है कोहेसिव फोर्स और एपी है एडेसिव फोर्स, तो कौन सा बड़ा है इस बार? कोहेसिव फोर्स। सो हमारा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स की तरफ, ठीक है। पहले जो इसके लिए एक स्ट्रक्चर आता था, पैरेललोग्राम से निकालते थे हम फोर्सेस, बड़ा मजा आता था। अभी उतना कुछ है नहीं, आपको सीधे सीधे डायग्राम बनाना है इस तरीके से। अब हमेशा की तरह रिजल्टेंट किस तरफ है? ये। सो हमें कंडीशन एक इंपॉर्टेंट पता है जो यहां पे लिखिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज ट्राई टू नॉर्मल टू टेंजेंट। अब टेंजेंट को हमेशा रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर रहने के लिए सोचता है। सो भैया परपेंडिकुलर किस तरफ होगा? ये है आपका रिजल्टेंट, और आपका जो लिक्विड होगा ये तो ऐसा है, समझो, ये जो लिक्विड है ये कैसा है? ऐसा। तो क्या चाहेगा? इसको परपेंडिकुलर होने के लिए ये ऐसा झुक जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है ना, तब जाके परपेंडिकुलर होगा यहां पे। अब जब झूम करके देखोगे तो ये रहेगा, इसको इस तरीके से आपका लिक्विड जो है वो नीचे आएगा। तो यहां पे क्या होगा? नीचे आएगा लिक्विड। सो आप देख रहे होंगे यहां पे लिक्विड राइज कर रहा था, ठीक है ना, यहां पे लिक्विड राइज कर रहा था, यहां पे लिक्विड फॉल हो रहा है। सो यहां पे क्या हो रहा है? लिक्विड फॉल, और यहां पे क्या हो रहा था? लिक्विड राइज।
एक और ऐड पॉइंट कर दो यहाँ पे, लिक्विड राइजेस, और यहाँ पे लिक्विड फॉल। उसके बाद में लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, यहाँ पे जो है, या फिर आप लिख सकते हो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, ये इस कंडीशन में, ठीक है। सो ये कंडीशन हमने पढ़ लिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड अपनी तरफ खींचेगा सभी लिक्विड मॉलिक्यूल को, और सिंपल सी बात है, यहां से लिक्विड नीचे आएगा जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सो ये दो कंडीशंस थी, ठीक है। यहाँ पे गीला करे, यहाँ पे नहीं कर रहे गीला, यहाँ पे जो है। अब सर आपने टेंजेंट नहीं निकाला, सो सुनो टेंजेंट कहाँ पे होगा, इस पॉइंट को यहां से। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा सर, ये देखो, सॉलिड सरफेस से गिनेंगे लेकिन लिक्विड की तरफ से, सो यहां से ये होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा था, ये यहां से ये वाला। अब यहाँ पे एक्यूट एंगल है क्या, 90 से छोटा है, देखो सर कैसे, ये टेंजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये सॉलिड से एंगल गिनना है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से लेस है, इसलिए बोला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थीटा, और वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। थीटा जो है वो छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है आपका, यहाँ से जब गिनोगे तो यहाँ तक आएगा 90, लेकिन 90 से ऊपर जा रहा है, सो थीटा क्या होगा आपका, थीटा होगा 90 डिग्री से बड़ा। सो बहुत आसान था, आपको यही सब चीजें लिखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड होगा यहाँ पे, मतलब पॉइंट थर्ड है, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डायग्राम कुछ इसी प्रकार से होगा, सिर्फ हेडिंग चेंज करना है आपको, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो आपको समझना है कि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कैसे होता है, ऑलवेज नॉर्मल टू टेंजेंट। सो यहां पे लिखना है हमें थर्ड पॉइंट, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ रट्टा मारने की नई तरकीब नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। एक चीज होती है जहां पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, और एक चीज यहाँ पे ऐसे होती है जहां पे फिजिक्स को बताते कि 90+ स्कोर करा के देता हूँ फिजिक्स में, तो भीड़ यहाँ पे लग जाती है लोगों की, यहाँ पे नहीं होती भीड़, क्योंकि लोगों को पता चाहिए शॉर्टकट, भैया यहाँ पे नहीं मिलता जो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जब भी आप कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे सोचो कि भाई कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलता है, आपके सीनियर से पूछिए कहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है। फिजिक्स एक ही बार पढ़ने को मिलेगा, बार बार फिजिक्स नहीं पढ़ोगे आप। सो एक बार पढ़िए, एकदम बेसिक से पढ़िए, एकदम डिटेल में पढ़िए, ठीक है, रट्टा मत मारिए। सो मैं भी वही कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही दे रहा हूँ भैया, ठीक है ना। ओके, सो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या चीज होती है सर, देखो ये बहुत ही नायाब चीज है, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तरीके से ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन आपको जब लेना है ग्लास तो अभी क्लीन ग्लास लेना पड़ेगा। कैसा ग्लास, अरे कैसा ग्लास भैया, क्लीन ग्लास, एकदम चकाचक क्लीन। और आपको जो लिक्विड लेना है ना, वो लेना है प्योर वाटर। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आपको लेना है प्योर वाटर। अब सुनो, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, सॉलिड सरफेस से जैसे से एंगल बढ़ेगा तो उसको हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होगा समझो 45, ये होगा 90, ये होगा समथिंग 120 वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जीरो मतलब कहां पे आएगा सर, यहीं पे आएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो सॉलिड की लाइन है वहीं पे आपका टेंजेंट आएगा फ्री सरफेस को। मतलब टेंजेंट कैसा होता है सर, इस पॉइंट से निकाला था यहां पे आएगा। अगर यहाँ पे टेंजेंट इसी लाइन पे आएगा तो अपना सरफेस का लिक्विड कैसे होगा सर, ऐसे होगा, पूरा ऐसे। यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी लाइन पे आएगा, बात समझ लो। सो सिमिलरली यहां पर आपको क्या बताना है, सुनिए, ये जो पॉइंट मैं ए कंसिडर कर रहा हूं, उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ए, इस मॉलिक्यूल का, ए मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट होंगे, लेकिन उसमें से कोहेसिव फोर्स जो है वो होगा निग्लिजिबल। कैसे होगा वो, निग्लिजिबल। मतलब क्या,
कोहेसिव फोर्स निग्लिजिबल का मतलब यह होता है कि उसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट नहीं होगा ज्यादा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्योर वाटर में क्या होता है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना सॉलिड के साथ में लिक्विड का, सॉलिड के साथ में लिक्विड का जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इस सॉलिड के साथ में लिक्विड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे होता है, वहां पर मॉलिक्यूल की कमी है ना। लिक्विड मॉलिक्यूल आर लेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। जहां पे टच कांटेक्ट हो रहा है उस रीजन में लिक्विड मॉलिक्यूल कम है, तो उसके ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल कम है तो कोहेसिव फोर्स यकीनन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स सेम टू सेम मॉलिक्यूल में लगता है और वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल कम ही है। सो लिक्विड का मॉलिक्यूल ए भी है और उसके आजू बाजू पे एक मॉलिक्यूल कम है तो कोहेसिव फोर्स कम लगेगा। अरे आसान सी बात है भाई, अब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओके, सो कोहेसिव फोर्स अगर कम है तो वहां पे कौन रहेगा? दूसरा एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स सर आपने कोहेसिव फोर्स कम बोला मतलब जीरो। यस, तो आपका जो एडेसिव फोर्स रहेगा वही तो रिजल्टेंट रहेगा। क्या बात करते हो सर, क्या आपने बात कही? मतलब एकदम लॉजिक ही बन गया सर। हाँ बिल्कुल, सुनिए, एडेसिव फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स तो जीरो है ना, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स किसको किसको मिला के मिला आपको? कोहेसिव प्लस एडेसिव, लेकिन आपको कोहेसिव तो जीरो है तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एडेसिव ना। तो आपका एडेसिव फोर्स किस तरफ होता है? इस तरफ, सॉलिड की तरफ, ठीक है ना। एडेसिव फोर्स किस तरफ होता है? सॉलिड की तरफ। और कोहेसिव फोर्स इस तरफ होता है, लेकिन वो तो दिखाना नहीं है क्योंकि वो तो जीरो है। तो आपका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? इसी के ऊपर आएगा भाई। अरे बोला कि नहीं बोला? अभी बोला मैंने, एडेसिव इज इक्वल टू रिजल्टेंट, सो एडेसिव इज इक्वल टू रिजल्टेंट। समझ गए? सो यहां पे आपका जो लिक्विड है ना ऐसे 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 राइज करेगा, ऐसे एकदम चिपक के, ऐसे चिपक के, और इसको टेंजेंट निकालो इस पॉइंट से सीधी। सो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। क्या बात है सर, मतलब आपने तो पूरी बाजी पलट दी सर, है कि नहीं? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो ऐसे जो लिक्विड है ये कंप्लीटली वेट द सॉलिड करते हैं, वेट सॉलिड कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि ये पूरा चिपक जाता है सॉलिड के साथ में पूरा। ओके, तो अभी नोट कर लिया? ओके, नोट कर लिया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये पॉइंट पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। सो मैं पढ़ाने वाला था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। फोर्थ केस आपके बुक का, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। और यहां पे हमें पढ़नी है केसेस, कंडीशन फॉर, और क्या पढ़नी है आपको? कंडीशन फॉर कॉन्केविटी, आपके जो कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। सुनो, तो आपने इस बार फिर से ग्लास लिया, आपको लेना ही है, 4 बार ग्लास लीजिए। ये होता है हाइपोथेटिकल लिक्विड, ठीक है ना। ये होता है हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी लिक्विड होता है, ऐसे कुछ लिक्विड हो नहीं सकता। सो यहां पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो ए, ठीक है। उसका जो एडेसिव फोर्स होगा ये सॉलिड की तरफ होगा पी, इसका जो ये भी निकाल लो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद में कोहेसिव फोर्स आएगा यहां पे, ठीक है। और आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? 90 डिग्री, मतलब पूरा हॉरिजॉन्टल। कहां से? सॉलिड सरफेस से, ठीक है। ये आपका टेंजेंट, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसी किसके बीच में होता है? बताओ जरा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में होता है? सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच में। और वो कितना बताया गया है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा भैया? उसका रिजल्टेंट फोर्स कहां पे होगा? सो रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज ट्राई टू रिमेन परपेंडिकुलर टेंजेंट। वो जो रिजल्टेंट फोर्स है हमेशा चाहता है कि मैं टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहूं,
तो भैया यहीं पे आएगा 9 डिग्री पे, सो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल लिक्विड रहेगा, ठीक है। सो अगर ये पॉसिबल करना है 9 डिग्री, ये अगर 9 डिग्री पॉसिबल करना है तो आपका जो एडिसिव फोर्स है एपी, जो आपका एडिसिव फोर्स है एपी, वो कितना होना चाहिए, कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। दिस इज कंडीशन, दिस शुड बी हैपन। मतलब आपका जो एडिसिव फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इस कोहेसिव फोर्स बाय √2। तो यकीनन ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी और ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी कोहेसिव फोर्स। अब सुनो, अगर आपका एपी जो है वो बड़ा है √2 से, AC बाय √2 से, क्या बड़ा है, एपी। एपी माने एडिसिव फोर्स, और एडिसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो आपका लिक्विड क्या करता है, अदर मॉलिक्यूल को चिपकना चाहता है, मतलब ये इस तरीके का शेप चलाएगा, बराबर है, चिपकेगा, इसको कचाक कचाक चिपकेगा। तो चिपकेगा मतलब क्या हुआ, यहां पे जो है फोर्स लगेगा इस तरीके से, और आपका लिक्विड कैसे होता है, ये ऐसे, तो ये कौन सा शेप बना, कॉनकेव। सो कॉनकेविटी मतलब कॉनकेव कंडीशन अगर बनानी है तो आपका एडिसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए। या फिर अगर आपका एपी जो है वो लेस है, किससे लेस है, AC बाय √2 से, मतलब कौन बड़ा है, AC बाय √2। तो सुनो अभी क्या होगा, आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो इस वक्त क्या होता है, मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो ये शेप ऐसा बनाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। सो ये हुआ कॉन्वेक्स और हुआ कॉनकेव का कंडीशन, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल, मैं चाहता हूं आपको समझे, थैंक यू। नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा कि सर हमको ये नहीं समझा, हमको वो नहीं समझा। एक बच्चे ने पूछा था मुझे एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में, मैंने उसको दूसरे दिन ही रिजल्ट दिया उसको, मतलब बताया कि भैया ये ऐसे ऐसे होता है, आप देख लो एक बार फिर से, अगर फिर भी डाउट है तो आप अगेन कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। सो अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जो बताया मैंने आपको, फेसबुक पे मेरा नाम डालना है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहाँ पे मुझे आप ये करिए, ज्वाइन करिए फेसबुक पे, ठीक है। शेप ऑफ मेनिस्कस में अभी हमें पढ़ना है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है ना, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। कहां पे, ऑन द सॉलिड सरफेस, कहां पे, ऑन सॉलिड सरफेस। बहुत काम की चीज है और मजा भी बहुत आता है इसमें। देखो कैसे, ये क्या है भैया, ये एक सॉलिड सरफेस है, चलो हॉरिजॉन्टल निकाले तो अच्छे से, ओके। ये है समझो ग्लास, ठीक है, ग्लास। आपने कभी देखा होगा जब आप जमीन पे पानी गिरा देते हो, जमीन पे मत लो, आप टाइल्स पे ले लो, आपके घर पे जो टाइल्स होती है, टाइल्स के ऊपर पानी गिरा है तो क्या होता है, फैल जाता है ऐसे, उसको फैलना पसंद है। वहीं पे आप मर्क्यूरी डाल दो, अच्छा स्पीयर लेगा, ऐसे गोल मोटा, ऐसा बढ़िया सा गोल सा शेप बनाएगा खुद का। सो यहां पे जब आप लिक्विड में वाटर जब डालोगे, वाटर का ड्रॉप जब डालोगे आप यहां पे, तो इस तरीके का शेप लेगा। और जब आप मर्क्यूरी डालोगे यहां पे, तो ये इस तरीके से अंडा बनेगा खुद, ठीक है। सो इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, सुनो। यहां पे कौन है भाई, एयर, ये कौन है, लिक्विड, ये कौन है, लिक्विड। सो यहां पर इस तरफ एक जो फोर्स एक्ट होगा, हम इसको नाम देंगे T1। सो सेम यहां से इस तरफ फोर्स जो एक्ट होगा, इसको नाम देंगे हम T1, इस तरफ। इसको T1 के लिए क्या बोलना है आपको, इट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और कौन से इंटरफेस पे है, सो एट द इंटरफेस। ये कौन है, सॉलिड, और ये कौन है, लिक्विड। सो T1 जो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस, इंटरफेस मतलब वो चेहरा यहां का। हम T2 लेंगे इस तरफ, हम T2 लेंगे इस तरफ, ठीक है, हम T2 लेंगे इस तरफ। सो यहां पे नाम लिखता हूं T2, और T2 को क्या बोलना है आपको, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट
कहां पर, ये कौन है सॉलिड और यहां पे कौन है एयर। सो फोर्स जो सेपरेशन एट सॉलिड एयर इंटरफेस, सो उस जगह पर। और T3 जो है ये होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लेकिन कहां पर, एट लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एयर इंटरफेस, ठीक है, लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। ओके सुनिए अभी, सो ये कहां पे होगा T3 फोर्स। सो यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, सो ये होगा आपका T3 फोर्स। यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ये होगा आपका T3 फोर्स। और ये क्या होता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये क्या होता है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको आप रिजॉल्व करिए। अगर यहां का लिक्विड का सरफेस, अगर लिक्विड का सरफेस आपके लिक्विड का सरफेस अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहे, सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूं इस तरफ, तो क्या होगा T3 का कंपोनेंट बनेगा T3 cos थीटा, ठीक है। सो दो फोर्सेस इधर जा रहे हैं, एक फोर्स इधर जा रहा है। सो कौन जा रहा है इधर T2 और इधर कौन जा रहा है T3 cos थीटा प्लस कौन है T1। क्लियर है, यहां का T1 इधर लेके आओ, सो क्या होगा T2 और उधर का प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस T1 इज इक्वल टू T3 cos थीटा। और यहां पे निकालो आप cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये आपने ऐसे फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला निकालना है। अब इसमें आपको डिफरेंट केसेस पढ़नी है, सो आपको डिफरेंट केसेस पढ़नी है फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम भी नहीं बनानी है, ठीक है ना, डायग्राम बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है तो मुझे लगता नहीं आएगा करके, क्योंकि पिछले साल ही कैपिलरी रिएक्शन आ चुका है, बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है वो। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को पहले करना होता है, रट्टा नहीं मारने का, समझ लेने का, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूं। डिफरेंट केसेस, केस नंबर 1। पहला केस क्या कहता है भाई, देखो पहला केस कहता है केस नंबर 1 में देखो क्या है लिखा हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 1 T2 जो है वो बड़ा है T1 से, ठीक है, T2 जो है वो बड़ा है T1 से, और T2 माइनस T1 जो है इनका जो डिफरेंस आएगा ये छोटा होगा T3 से। क्या कही सर आपने, चलो cos थीटा की बात करें थोड़ा सा, यहां पे मैं समझाता हूं थोड़ी देर के बाद में। ये cos का फॉर्मूला लिखा, केस 1 में बोलता है कि भाई T2 जो है T1 से बड़ा है, मतलब इस तरफ का फोर्स जो है वो इस तरफ के फोर्स से बड़ा है। उसके बाद में जब आपका इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे T2 माइनस T1, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे T2 माइनस T1, सो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो T3 से छोटा आ रहा है, ये बड़ा है, T3 जो है बड़ा है, ये फोर्स ज्यादा है इन दोनों फोर्स से। सो आपका जो डिनोमिनेटर है ये क्या होगा बड़ा, और ये क्या रहेगा छोटा, ऊपर का जो है छोटा, और छोटा अपॉन बड़ा, तो आंसर क्या आएगा भाई छोटा, बराबर है, छोटा आंसर आएगा। और आपको कॉस की वैल्यू बता देता हूं, कॉस थीटा में अगर आपका 0 डिग्री है और आपका 90 डिग्री है और फिर 180 डिग्री जब आता है तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री के लिए आता है 1, कॉस 90 के लिए आता है 0, और कॉस 180 के लिए आता है -1। ये बहुत कम की चीज है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। सो आपका आंसर कहां पे आया कॉस थीटा का, कॉस थीटा का आंसर कितना है, सो 1 से 0, मतलब इस तरफ कम हो रहा है और यहाँ पे और कम होगा, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं। सो इस तरफ जो है वो निगेटिव वैल्यूज है, ठीक है, 90 के ऊपर जो है वो निगेटिव वैल्यूज जाएगी, और 90 के नीचे जो है इस तरफ क्या है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है ना, कॉस की वैल्यू से पॉजिटिव। तो आपका जो आंसर है वो छोटा आ रहा है, ठीक है ना, छोटा।
लेकिन निगेटिव आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, निगेटिव नहीं है। ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि T2 जो है पहले से बड़ा है। अगर ये 5 है, अगर ये 3 है, तो पाई माइनस 3 कितना होगा? 2, पॉजिटिव आया। और T3 उसका जाने दो, T3 तो मतलब बड़ा ही है, 2 से बड़ा ही है, मतलब वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, इनका डिफरेंस ही पॉजिटिव है। सो यहाँ पे जो केस बनेगी भैया, सो cos थीटा विल बी पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू कब होती है? जब उसका एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। मतलब हमारा थीटा कहां पे होगा? लेस देन 90 डिग्री। हमारा थीटा कहां पे होगा? 90 डिग्री से छोटा। अरे बात समझी कि नहीं समझी? हमारा जो थीटा है वो कहां पे होगा? 90 डिग्री से छोटा। ओके, अब सर 90 डिग्री से छोटा है, क्या बोला मैंने? 90 डिग्री से छोटा। सो 90 डिग्री से बड़ा कौन सा है? ऑप्टिक्स वाला, ये। और ऑप्टिक्स में कौन है? मर्क्यूरी। और ये क्या है? एक्यूट। और एक्यूट में कौन आता है? वाटर ड्रॉप। मतलब हमारा ये कंडीशन था इसके लिए। बात समझ रहे हो? समझे क्या? ओके, अभी जो सेकेंड टॉपिक है ये बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। T2 ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना। इसके सिवा और कुछ नहीं होता। मान लेते हैं सेकंड कंडीशन, इफ T2 इज लेस देन T1। अच्छा सर, यस, T2 इज लेस देन T1 एंड जो इसका डिफरेंस आएगा T1 माइनस T2, ये जो है ये छोटा आएगा T3 से। एक बार फिर से, T3 क्या आएगा? छोटा आएगा। T3 जो है बड़ा आएगा T1 माइनस T2 से। अब सुनो, फॉर्मूला क्या था सर? cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन T3। सुनो, T2 जो है मान लेते हैं T1 से छोटा है, सो मान लेते हैं ये 3 है, तो ये कितना होना चाहिए? 2। छोटा है ना, मैं एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है ना, परफेक्ट वैल्यू नहीं है। ये यहाँ पे 3 है आपको समझाने के लिए, तो ये 2 होगा। सो क्या होगा? T2 पहले, सो 2, और T3 बाद में, सो T1 बाद में, सो कितना है? 3, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन। और T3 कैसा है? बड़ा है, इनके आंसर से बड़ा है। सो ये अगर निगेटिव है, ये आया क्या? -1, तो भैया ये बड़ा आंसर रहेगा। सो हमारा जो आंसर आएगा, जो भी आना चाहिए, यहाँ पे समझो 4 आ गया, ठीक है ना। चलो 4 आ गया, सो माइनस में आंसर जा रहा है आपका, ठीक है ना, माइनस में आ रहा है। सो cos थीटा का वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। सो cos थीटा का वैल्यू निगेटिव किस तरफ होता है? जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो हमारा थीटा कैसे आएगा? हमारा थीटा कैसे आएगा? 90 डिग्री से बड़ा। क्या बात करते हो सर, मतलब एकदम लॉजिक ही है, हाँ, है ना। और 90 डिग्री से बड़े एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। क्या बात कही सर आपने, है ना, ऑब्ट्यूस। सो देखो, ऑब्ट्यूस एंगल मर्क्यूरी करे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझा कि नहीं समझा? चलो नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। T2 माइनस T1 जो करोगे आप, वो T3 जितना आएगा। मतलब T3 का वैल्यू अगर 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 3 ही आएगा। चलो फॉर्मूला लिखो, cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। लेकिन इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। सो भैया इसका वैल्यू अगर T3 आपने पुट किया, T2 माइनस T1 के जगह पे T3 पुट किया, तो नीचे में भी T3 है, कट होके 1 आंसर आ जाएगा। और cos थीटा का वैल्यू 1 कब आता है सर? देखो, cos थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? तो जब उसका cos थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? जब एंगल 0 डिग्री हो, है ना, जब एंगल 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। और ये कंडीशन क्या होती है? ये कंप्लीटली विद द सॉलिड। ये क्या होती है? कंप्लीटली विद द सॉलिड। 0 डिग्री में पूरी चिपक जाती है लिक्विड। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको आप नोट कर लिए फटाफट। ओके, तो अभी फोर्थ कंडीशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ कंडीशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो कंडीशन नंबर 4। सो कंडीशन 4 कहता है कि T2 माइनस T1 जो है, क्या बोला मैंने? T2 माइनस T1 जो है ये बड़ा रहना चाहिए T3 से। बात समझ रहे हो?
T2 माइनस T1 जो है वो T3 से बड़ा रहना चाहिए। सुनो अभी अपना फॉर्मूला क्या है भैया, अपना फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। और ऊपर की वैल्यू बड़ी है, ये है बड़ा, और ये भी है, ये है छोटा। ऊपर का बड़ा है, नीचे का छोटा है, तो ये आंसर और बड़ा होगा। बड़ा मतलब क्या, cos का वैल्यू बड़ा है, cos का वैल्यू बड़ा है, ठीक है। और ये बड़ा वैल्यू क्या होता है सर, यहां पे पहले 0 डिग्री पे कर चुके हैं हम, और कितना बड़ा हो गया आप आंसर, ठीक है। सो cos थीटा का वैल्यू बड़ा आ रहा है, तो जब आपका वैल्यू बड़ा आता है तो उसका कहना है कि ये इम्पॉसिबल केस है, ये जो है ये इम्पॉसिबल केस है। और उसका कहना है कि भैया ये जो लिक्विड है cos थीटा ये 1 से बड़ा नहीं होता, क्योंकि सुनो मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, चलो इम्पॉसिबल केस क्यों बोला मैंने बताता हूं। मैक्सिमम केस क्या होती है, T2 माइनस T1 अपॉन T3। यहां तक सर ठीक था 1, मान लेते हैं T2 माइनस T1 हमारा 5 है और T3 उससे छोटा है, मतलब ये कितना आएगा समझो 4 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं 5/4, 5/4, तो आंसर क्या आएगा 4 1 जार 4, और यहां पे बचेंगे 1 4 2 जार, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 4 5 जार 20, सो 1.25 वगैरह आंसर आएगा। अब करके देख लीजिए, 5 और 4 को यहाँ पे करिए, ठीक है। सो आप करके देख सकते हो, 5 4 4 1 जार 4, यहाँ पे बचेगा 1 डेसिमल 10, 4 2 जार 8, सो यहाँ पे आया 2 20, और यहाँ आएगा 4 5 जार 20, 1.5। सो सर आपका जो cos का वैल्यू है वो तो 1 से बड़ा आ रहा है। बात को दिमाग से सोचने वाली है। आपका जो cos का वैल्यू है वो 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से cos का वैल्यू बड़ा आ रहा है, और सर 1 से बड़ा तो यहाँ पे वैल्यू है नहीं cos का, एक तो है 1, एक तो है 0, और एक तो है माइनस, -1 तो बहुत छोटा हो गया, 0 तो बीच में आ गया, 1 तो फाइनल वैल्यू है, उसके ऊपर नहीं गया cos थीटा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की कंडीशन नहीं बन सकती भाई, ये इम्पॉसिबल केस है, और इसीलिए कहा कि ये ड्रॉप नहीं बनाएगी, ड्रॉप विल नॉट फॉर्म। ड्रॉप नहीं बनेगा तो क्या होगा सर, तो ये क्या होगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, सिर्फ स्प्रेड हो जाएगा। आपने यहां पे डाला ये पूरा फैल गया, आपने यहां पे डाला ये पूरा फैल गया, इस तरीके से। सो ये आपको जानना था, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, यहां पे पसीना बहुत ज्यादा आता है गर्मी के कारण। चलो लॉकडाउन के चलते ये भी मिल गया, बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या क्या अफेक्ट करते हैं। पहला, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है ना, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। दूसरा, इंप्योरिटीज, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर की इंप्योरिटीज। अगर लिक्विड में इंप्योरिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इंप्योरिटी ज्यादा मतलब लिक्विड के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल ने एंट्री कर दी, और दूसरे मॉलिक्यूल ने एंट्री कर दी तो वहां पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा और एडहेसिव फोर्स बढ़ेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। थर्ड केस आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस टेंशन। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो कहीं कहीं सरफेस टेंशन घटता है, ठीक है ना। एक चीज ऐसी होती है जहां पे सरफेस टेंशन 0 होता है, कहां पे, सो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर इस वक्त क्या होती है कंडीशन, सरफेस टेंशन 0, ठीक। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, सो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, वो अपनी स्टेट में नहीं रहता, वो वेपर बन जाता है पूरी तरीके से, और ऐसे वेपर बनते हैं जिसको आप लिक्विफाइड फिर से नहीं कर सकते। क्या बोला सर आपने, हाँ, क्योंकि जब आपका वाटर इवेपोरेट होता है सो उसके जो वेपर हवा में आते हैं, सो उस वक्त उसके वेपर को कंडेंस करके आप फिर से वाटर बना सकते हो।
लेकिन ये बोलता है ये ऐसा नहीं होगा, ये बोलती है क्रिटिकल स्टेट, ठीक, क्रिटिकल टेम्परेचर।